सीबीएसई का यस सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 के लिए साइंस का। ये हिंदी मीडियम भी मैं बनाऊंगा, 1-2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ही आपका सारा एक्सप्लेनेशन रहेगा सामने। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर बेटा। तो पहले क्वेश्चंस को समझने से पहले आई एम सॉरी बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर सीबीएसई का एक पैटर्न है बिल्कुल मैथ्स की तरह फॉलो हो रहा है। जैसे कि हमने किया है वहां पर 40 मिनिमम 90 मार्क्स के इसमें, सॉरी मिनिमम, हाँ 40 मार्क्स तो फिक्स है ही आपके। टाइम जो अलॉटमेंट दिया है इसके अंदर 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे के हिसाब से आपको करना है क्वेश्चंस को। और बिल्कुल सेम है, पहले 3 सेक्शन में पहले 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। इसमें 16 क्वेश्चन करने होंगे। इसी तरह से दूसरे सेक्शन में भी 20 में से 16 करने हैं, और सेक्शन नंबर सी जिसमें आपको केवल 8 करने हैं और क्वेश्चन दिए जाएंगे 10। तो कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस आपने यहाँ अटेम्प्ट करने हैं। राइट, चलिए तो अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि रीमा टुक 5 ml ऑफ lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 milliliter of potassium iodide solution to it. What would she observe? बच्चों सबसे बड़ी बात जो आपने पढ़ा है, जो सीआरटी में लिखा है, उनको सीधा उस पे जाना है, जंप करना है, बहुत एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ हमें सीधा सा क्या समझ में आ रहा है कि एक सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट और दूसरा सॉल्यूशन है पोटाशियम आयोडाइड। इन दोनों का रिएक्शंस देखना है, फिर क्या बनता है उसके हिसाब से हम उसके ऑप्शंस के हिसाब से चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ हमें पहले इस इक्वेशंस को यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है पोटाशियम लेड नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन होगा, मालूम है एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, पोटाशियम आयोडाइड, उसके बाद लेड आयोडाइड यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स बनता है। और जो लेड आयोडाइड है यही इसका मेन कंसर्न है बेटे। तो लेड आयोडाइड जो सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा बेटा, वो एक येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। ये हमें समझना पड़ेगा। मैं आपको इसमें पिक्चर्स भी यहाँ पर आपको शो करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कुछ इस तरीके का पिक्चर यहाँ पर, यानी कि येलो कलर का बनेगा। और ये एक प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बेटे वो एक अनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, सॉलिड। राइट, तो ये इसमें फॉर्म होता है जिसका कलर भी आपको दिखाई दे रहा है येलोइश है। तो अब आपके पास ऑप्शंस है कि टर्न सॉल्यूशन टर्न रेड में होगा, ये बिल्कुल नहीं है। येलो प्रेसिपिटेट होगा, ये बिल्कुल दिख रहा है। और व्हाइट प्रेसिपिटेट तो बिल्कुल ही नहीं है। तो रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मोस्ट सुटेबल है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अपने ऑप्शंस को ले सकते हैं बेटा। ये रहा हमारा येलो बी ऑप्शन। राइट, इसमें हालांकि हम और बातें भी कर सकते हैं, शायद इसमें क्वेश्चंस और तरीके से पूछा जा सकता था। जैसे सपोज करो ये आप रिएक्शंस देख रहे हैं, तो आप इसमें एक ऑप्शन आता है डिस्प्लेसमेंट का, या ऑप्शन आ जाता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन आपको पता हो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों। यहाँ पे देखिए आप, 2 आयन है, लेड एंड नाइट्रेट, और यहाँ पर भी पोटेशियम आयोडाइड, जो दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। लेड के साथ क्या आ गया बेटे, आई, लेड के साथ आई आ गया है, और आई की जगह पर यहाँ पर नाइट्रेट चला गया, यानी पोटेशियम। तो आपस में अदला बदली हो रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे को, आयन का एक्सचेंज हो रहा है बेटे। और यहाँ पे डबल्स में है, तो दैट्स व्हाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अगर ये ऑप्शन आता तो आप वो भी उसको ले सकते थे। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, कुछ और भी वैरायटी उसके अंदर ऐड हो सकती थी। राइट बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब आइडेंटिफाई गैस इन ए फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ओके, एक एक्सपेरिमेंट है, ये देखिए बिल्कुल ये तो एनसीईआरटी की बुक से सीधा लिया हुआ है बच्चों। तो इसके अंदर आप क्लियर दिखाई दे रहा है बेटे, कुछ मिक्सचर सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसके साथ ये क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं बेटा। तो मैं इन दोनों की रिएक्शंस को यहाँ पे लिख रहा हूँ। और आप जानते हैं ये है क्या बेटा, अगर आपने पढ़ा है इसमें ध्यान से, एसिड है, उसके साथ ये जिंक एक मेटल है। तो जब मेटल की, किसी भी मेटल की जिंक के साथ रिएक्शंस होती है तो बेटे एक सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। तो हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, और वो यहाँ पे पूछा गया कौन सी गैस निकलेगी। तो अगर यहाँ पे इस तरह के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल को नहीं देता है,
तो यहाँ पर इंडिकेशन भी है हमारे इसके सामने नजर आते हैं बेटे, जैसे कि ये कैंडल जल रही है तो इसमें एक ये ब्लास्ट जैसा हो रहा है या ब्लिंक हो रहा है, तो ये लाइट भी इसमें से निकल रही है और यहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जब सामने और बर्निंग ऑफ गैस विद ए पॉप अप साउंड या स्पेशली बोला गया है, दैट मीन्स हम इसको ऐसा कह सकते हैं, अगर यहाँ पे पॉप अप साउंड के बारे में बोला गया है, व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक एक्सपेरिमेंट है कि जब गैस को चेक करना हो कि कौन सी गैस होगी, तो उसके केस में हमारे पास फिलहाल जो एनसीईआरटी में जी दो गैसों के बारे में जिक्र किया गया बेटा, एक हाइड्रोजन गैस का चेक करना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर क्योंकि पॉपअप साउंड होगा तो आपने, और ब्लिंक सा करता है इसमें जो फ्लोस का फ्लेम जो है, राइट, चमचमाता है, और इस साउंड को की वजह से ही इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को चेक करने के ऊपर भी सवाल बनते हैं बेटे, तो ये आपका सवाल बनता है और अब आपका आंसर बन गया है राइट, हाइड्रोजन गैस। तो चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा वही गौर से देखो बेटा, यहां पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, नॉट डिस्प्लेसमेंट, देखो सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर एक आयन है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा एक जिंक है, तो यहाँ पर अकेला मेटल है या अकेला एलिमेंट है वो इसको डिस्प्लेस करता है, तो यहाँ पर एक ही हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है। तो ये भी इस तरह की चीजें भी यहाँ हो रही हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ बेटा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये हमें क्लियर हो गया बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो चलिए अब हम लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। दैट मीन्स अगर यहाँ पर एक बॉक्स में देखिए आपको रिजल्ट, तो मैं ये चीज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ बेटा, जब यहाँ पर बात हो रही है मेटल में डाइल्यूट HCl डाला जाता है तो मेटल साल्ट बनता है और गैस बनती है, ये मैं अभी जस्ट मैंने बताया, राइट। अब इसको ध्यान में रखते हुए यहां से पूछा गया कि मेटल क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कॉपर बनेगा, यस गैस निकलेगी। अगर कॉपर है मेटल और आपका डाइल्यूट HCl है तो रिएक्शन होती है या नहीं होती है, या फिर गैस निकलती है नहीं, ये आपको टेबल ही दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है उसमें कहता है कि मेटल कॉपर लेते हैं तो गैस इवॉल्व होती है, निकलती है कि नहीं, यहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए। और दूसरा आयरन में, आयरन के साथ अगर रिएक्शन होती है तो गैस इवॉल्व होती है, यहाँ कहा गया है यस। देखो बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि अब पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो अभी मेटल है अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो गैस तो जरूर निकलेगी। तो ये आप देखिए बेटे, थर्ड जो ऑप्शन है नो गैस इवॉल्व, दैट मींस ये ऑप्शन गलत है, राइट। एक तो रिजेक्ट हो गया। अब आपको देखना कि सभी में डबल डबल है, दैट मींस दो तो इसमें बनेंगे। अब एक और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि मैं अब आपकी यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है मेटल के साथ रिएक्ट, तो अगर क्योंकि एक जितने ही मेटल्स है एनसीईआरटी में दिया गया है कि सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी एक ऑर्डर में दी गई है, किस तरह से इंक्रीज करती है, किस तरह से डिक्रीज करती है, और उसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनेंगे और डेफिनेटली आएगा। तो मैं एक टेबल यहाँ पर दे रहा हूँ, फिर दोबारा से आपको मालूम ही होगा बेटे, इसको सुंदर तरीके से आप यहाँ पे लिखा गया है, दिखाया गया है, और मैं ये चाहता हूं कि एक ऑर्डर को आप याद कर ले, ये बहुत बहुत जरूरी है, राइट। अब प्रॉब्लम ये आएगी आपके साथ कि इसे याद कैसे करें, वो भी बहुत आसान सा है, आप लोगों ने सुना ही होगा बेटे, मैंने अपनी तरफ से ऐसे बना दिया, आप लोगों को पता है तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ याद करने के तरीके हैं, जैसे KNACAMG इस ऑर्डर में हमें याद करना है। तो मैंने एक छोटा सा राइम बना दिया बच्चों की तरह, केदारनाथ के मंदिर आ जाऊं फिर लेंगे हॉलीवुड कॉलीवुड का मजा, ढेर सारी गपशप के साथ। तो एक राइट कर लेना, एक कुछ राइम या कुछ अपनी तरफ से बना लो, केदारनाथ के मंदिर आ जाऊं फिर लेंगे, केदारनाथ के मंदिर आ जाऊं फिर लेंगे हॉलीवुड कॉलीवुड का मजा, ढेर सारी गपशप के बाद। तो ये मैंने राइम सी बना दी है, तो गौर से देखो बेटे, KNAAMA इस तरह से ये हमारे ऑर्डर अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ऊपर से नीचे रिड्यूस होती चली जाएगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटाशियम है। तो इस तरह से अगर हमें अब यहाँ पे बात करनी है कि कॉपर क्या अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो गैस इवॉल्व रिएक्ट करेगा, गैस इवॉल्व तब करेगा जब रिएक्शन होगी, राइट। तो रिएक्शन होने के लिए उसको हाईली होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर देखिए कहां पर लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन के बाद है, दैट मीन्स कॉपर अब हाइड्रोजन, यहां से रिएक्शन नहीं होगी, क्लियर बेटा।
तो यहाँ रिएक्शन नहीं हुई, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये पहला भी यहां से रिजेक्ट। तो अब आयरन को देखते हैं Fe, ये देखो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जितने इसके ऊपर है वो सब रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड से। इसी तरह से अब जिंक है, जिंक भी आपको देखो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ऊपर से जितने भी नीचे की तरफ आते हैं वो नीचे वालों को रिप्लेस करते हैं, वो रिएक्शंस होगी। और लेकिन नीचे से कोई ऊपर की तरफ जाता है वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वीक सब्सटेंस हो जाता है, इतना हाईली रिएक्टिव नहीं है, राइट। तो लेस रिएक्टिव होंगे वो। तो इस ऑर्डर में आपको याद रखना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी भी और तरीके से आ सकता है। तो यह हमारा क्वेश्चन डन हो जाता है बच्चों। कैसे कि मैग्नीशियम गैस रिलीज नहीं करता और हाइड्रोजन गैस, ये गलत है, पहला ये रिजेक्ट हो गया है। कॉपर क्योंकि हाइड्रोजन के बाद आ रहा है तो वो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, तो गैस निकलेगी कहां से। अब आयरन और जिंक दोनों ऊपर है, वो रिएक्ट करेंगे और आपको गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस। इसलिए सेकेंड एंड फोर्थ आपका ऑप्शन बनता है। तो ये रहा बेटा आपका आंसर, आयरन एंड जिंक। तो आयरन एंड जिंक मींस आपका आयरन एंड जिंक सेकंड एंड फोर्थ, ये हो गया सेकंड डी, राइट। चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा देखो बैलेंस, केमिकली बैलेंस करना है, ये तो आपको पता ही है बेटा, बहुत ही आसान है। देखिए Fe1 है या H2 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8। तो अब देख लेते हैं Fe यहाँ पर 1 है और H4 2 जा 8, राइट। O4 है, O 4 से मल्टीप्लाई होगा, Fe3 बोला गया, राइट राइट। देखिए Fe3 है यहाँ पर राइट साइड में, ये देखिए यहाँ पर 1 है, तो ये पहला रॉन्ग। उसके बाद C को देखते हैं, C में देखो Fe3 बोला गया, यहाँ पर Fe3 है, यहाँ 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग बच्चों। अब देखिए यहाँ पर D में देखते हैं Fe3 है, यहाँ पर है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर 2 ही है, ये भी गलत हो गया बेटे। तो इसका मतलब जो बी वाला ऑप्शन है वही बनेगा, उसको चेक कर लेते हैं बेटा, ऐसा नहीं है। देखिए Fe कितना है 3, तो यहाँ पर Fe के नीचे 3 है, दैट मींस Fe इज इक्वल। उसके बाद 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 है, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8, ये भी इक्वल है। अब 4 एंड ऑक्सीजन 1 है, 4 1 जा 4, तो दैट मींस ऑक्सीजन 4 हो गया बेटा। तो यहां पर ऑक्सीजन देखते हैं जरा, O के नीचे 4, दैट मींस ऑक्सीजन भी बराबर, इसलिए बी इज योर करेक्ट आंसर बेटा। क्लियर। तो अब इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस एल्कली एंड दैट्स ओके ओके। और ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है, ये ग्राफ दिखा रहा है जो एसिड और एल्कली यानी कि बेस के बीच का रिएक्शन है, और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, आपको पता ही है बेटा, राइट। इसमें सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस। अब इसका जो पीएच है वो चेंज होता है, किस तरह से होता है, इंपॉर्टेंट, एड एक्सेस ऑफ एसिड, ये लाइन को इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सेस एसिड का मतलब यहां पर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो ज्यादा हो रही है टू एन एल्कली, एल्कली के अंदर, यानी कि एल्कली से ज्यादा एसिड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बेटा जब एल्कली यानी बेस और एसिड के मिक्सचर में एसिड अगर ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटे, एसिडिक ही बनेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड साल्ट आर प्रेजेंट, राइट। अब आपको एसिडिक सॉल्यूशन का पता करना है, बस इतना सा ध्यान देना है। आप देखिए ये अगर सी के यहां करता हूं 7, अब हमें पीएच वैल्यू मालूम है बेटे, 0 से लेके 14, 0 से लेके 7 के बीच में जो वैल्यू आती है वो एसिडिक शो करती है, एसिडिक बेटे अम्लीय। और 7 से ऊपर जाएगा तो वो बेस यानी कि क्षारीय होगा। लेकिन हमें कहा गया एसिडिक है, दैट मीन 7 और 0 के बीच में यही पॉइंट हमें नजर आता है डी, जो इसे एसिडिक बनाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ एसिड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से हमें यहां क्लियर हो जाता है ये। तो चलिए अब हमारा ऑप्शन भी यहां पे मिल गया है, डी पॉइंट इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो ये कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में
रिएक्शन दी गई है, तो ऑप्शन विच द गिवन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग। ओके, अब बताता है कि इसमें फेरस यानी कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन है, Fe है। तो ये सारी स्टेटमेंट बी में क्या आता है, नहीं, ऑक्सीडाइज Fe जरूर हो रहा है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट फेरस आयरन सल्फेट है। क्लियर बच्चों। इसी तरह से अब अगला ऑक्सीडाइज क्या था, नहीं कॉपर है भाई, आयरन नहीं, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आयरन। चार ऑप्शन दिए हैं, तो मैं जल्दी से आपको समझाता हूं। देखो बेटा, आपको पता ही होगा ऑक्सीडाइज किसे कहा जाता है, या किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो बेटा, जिसके साथ ऑक्सीजन, बड़े सिंपल वे में करते हैं, वैसे और भी आता है। पहले कहते हैं अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना, उसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसी तरह जस्ट रिवर्स कर दे, हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह से अब आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, वो भी फर्दर स्टेप्स होता है। वो जो सिंपलेस्ट जो अभी आपके उस पर चल रहा है, जो आपको समझ में भी आ जाता है, वो यही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कहां पे जुड़ना और कहां से वहां से हटना, इसका ध्यान देना है। तो गौर से देखो बेटे, कॉपर के साथ यहाँ पर सल्फेट है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। क्लियर। अब यहां पर कॉपर के साथ सल्फेट नहीं है, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी नहीं है। तो क्या हो गया बेटे, इसके साथ सल्फेट के साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, दैट मीन्स अब नहीं है, तो यह ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। अब आयरन के साथ देखो ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन अब आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, दैट मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया। तो पहला ऑप्शन ये और ये, इन्हीं में से आंसर बनता है। अब इन दोनों के बाद आता है रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, जब भी एजेंट की बात करता है तो आप याद रख लेना बेटे, यहां पर अगर ये यहां पे आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये इसका रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बन जाएगा। इसको ध्यान देना है बेटे। अगर यहां पर Fe का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन किसने किया होगा, इस वाले ने, यानी कि दूसरा जो सब्सटेंस है, कंपाउंड है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो हो जाएगा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका खुद का तो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, तो उसका जस्ट उल्टा कर देना है बेटे। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। तो एक को पकड़ो, बाकी सारे रिवर्स करते चले जाओ। फिर मैं समझाता हूं, इंपॉर्टेंट है बेटा। Fe आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो कर कौन रहा है, ये वाला, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब इसका इसी तरह से ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो आयरन के दो रोल बन गए बेटे, एक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। क्लियर बेटा, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट। चलो, ये भी ले लिया हमने बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज। बहुत ही हलवा सवाल है बेटे। यहां पर बोला गया है कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर वो होती है, तो आप जानते हैं बेटा, अब हम यहाँ पे लगा के देखें, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है बेटा। अब मुझे बताइए, क्या ये डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो बहुत ही हलवा सवाल है बेटे। देखो, जहां पर दो सब्सटेंस या दो कंपाउंड या दो एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं, जैसे कंबाइन हो गए, तो कॉम्बिनेशन होगा, सीधी सी बात है, राइट। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन ही बनता है इसका। अब इसमें आप कह सकते थे डिकम्पोजिशन क्या होगा, अगर जस्ट रिवर्स यहाँ होता, CO2 इधर है और उसके बाद वो C अलग हो जाता है और उसके प्रोडक्ट ऑक्सीजन अलग बनते हैं, तो एक कंपाउंड होगा, वो जब अलग हो जाएगा, उसके अलग अलग एलिमेंट्स या सब्सटेंस बन जाते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी वो ब्रेक हो जाता है, राइट। उस केस में वो डिकम्पोजिशन होता है। तो डबल डिस्प्लेस का बारे में तो अभी मैंने जस्ट समझाया है, ठीक है ना। म्यूचुअली आयन का अपने म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना, उसके लिए डबल्स होने चाहिए। चलिए, वो हम समझ चुके हैं, हमें आता भी है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं बेटे, तो बहुत ही आसान था। तो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका आंसर बन जाता है, यानी कि सी। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वाह, ये भी बहुत हलवा सवाल है बच्चों। गौर से देखो, इसमें पूछा गया है, इसमें
पेरेंट एसिड या मतलब मेन एसिड और मेन एक लिस्ट दी गई है एसिड की और बेस की, राइट। अब इसमें अब रिएक्शन करानी है इन दोनों की, इन दोनों की रिएक्शन करने पे क्या होगा, इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से क्या होगा, ये तो हमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, इसने सिर्फ इतना पूछा है क्या इन दोनों की रिएक्शन में आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो आप ढूंढो कैल्शियम का है और कार्बोनेट का है। तो गौर से देखो बेटे, कैल्शियम यहां पर है Ca और कार्बोनेट यहां पर है, तो इसी से तो बनने वाला है। यहां पर कैल्शियम है लेकिन कार्बोनेट ही नहीं है इस वाले में, सी में देखिए यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे सल्फेट है, तो सीधी सी बात है CO2 बनेंगे नहीं, और इस ए में तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा बी इज करेक्ट आंसर, राइट। बहुत ही मक्खन सवाल था बेटा। तो इसमें हम जल्दी से अब क्वेश्चन 9 पर पहुंच गए बेटे। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड एसिड। वेरी गुड बेटे, ये बड़ा बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में बेटे। इसमें क्या होता है, जब भी आप एसिड लेते हैं और वाटर आपके पास होता है, तो आपको क्या करना है, एसिड में वाटर डालना है या वाटर में एसिड। देखो बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये दोनों बड़े ही रिस्क केस हो जाते हैं। अगर आप उसे पानी मिक्स करते हो तो उसे एकदम से आग लग सकती है, उससे एक बहुत ज्यादा छींटे आ सकती हैं, वो आपके फेस पर गिर सकती है, तो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो बड़ी डेंजर सिचुएशन हो सकती है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग द एसिड और बेस और केमिकल्स। बहुत सी चीजें रिएक्टिव बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। कई बार फिगर के रूप में दिया जाता था, आज इसे सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि एमसीक्यू पूछ रहा है ना, इसलिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। फिगर से आपको और अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। देखिए बेटे, यहां पर हुआ क्या है, जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाना है, वाटर को या एसिड को, राइट, तो वो एक रिएक्शन हो सकती है, तो वो आपके फेस को जला सकती है, कुछ भी मिस हैपनिंग वहां पर हो सकती है। तो उस केस को बचाना है, उस केस को नहीं होने देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना है बेटा, अगर आपने एसिड में वाटर डाला तो एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जरा सा भी वाटर डालोगे तो वो एकदम से वो रिएक्ट करेगा और इस तरह से एक डेंजर सिचुएशन आ सकती है। लेकिन जब वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा भी आप एसिड डालोगे तो वो डाइल्यूट कर देगा उसे, तो उसका स्टर भी करना पड़ता है हालांकि, राइट। तो आपको केयरफुल होना है कि आपको डाइल्यूट यानी कि वाटर वाला जो पार्ट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, उसमें फिर आराम से आप एक एक ड्रॉप या बहुत कम मात्रा में आप एसिड डालेंगे, उससे वो सिचुएशन इतनी डेंजर नहीं होगी, बट फिर भी होती है। इसीलिए कहा गया एक बूंद डालने के बाद स्टर करें, ताकि ऊपर ऊपर लेवल में ही ना रह जाए। ये दोनों बातों को यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सूट करता है बेटा, राइट। बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टर। याद रखना बेटा, इसमें एक चीज तो कही गई है, अगर वाटर का अमाउंट कम है तो भी ये डेंजर हो सकता है, तो ऑब्वियसली वाटर ज्यादा होगा, उसमें आपको थोड़ा सा अमाउंट एसिड डालना, लेकिन एसिड ज्यादा हो उसमें वाटर आप जितना भी डालेंगे तो ब्लास्ट होने वाला है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। Why is it important to balance a skeletal chemical equation? बहुत मक्खन सवाल भाई, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? स्केलेटल का मतलब होता है अनबैलेंस, राइट। कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस है तो दैट मीन्स, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, देखिए अगर आप, मैं कहते हैं सी प्लस, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, चलिए ये बहुत मक्खन सवाल है, तो इसमें मैं फिर भी आपको बता देता हूं। चलिए, इसमें क्या होता है, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं सी प्लस O2, राइट। आप यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन में तो आप कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। लेकिन जब आप H2 और प्लस O2 जब इनका रिएक्शन करते हैं तो यहां पर वाटर बनता है, हमें मालूम है बेटा, H2O, राइट। लेकिन ये स्केलेटल रिएक्शन है, ये क्योंकि इसके अंदर करेक्ट है, इसे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ये स्केलेटल है ही नहीं, राइट, बैलेंस्ड है। ये स्केलेटल, ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। द रीजन, यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो एटम्स के नंबर्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर्स है, जो रिएक्टेंट्स है, लेफ्ट साइड वालों को रिएक्टेंट बोलते हैं बेटा, और वो उतने ही अमाउंट, उतने ही नंबर्स एटम्स जो हैं वो आपके लेफ्ट में है, तो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन जो भी है, वो सभी सेम अमाउंट में, सेम नंबर्स में राइट साइड में भी होने चाहिए एज ए प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है,
और यहाँ पे जबकि 2 लिखा हुआ था, इसलिए ये स्केलेटन है। अब हमें इसे बैलेंस करना जरूरी है। क्यों? अब ये सवाल आता है क्यों बैलेंस करें? क्योंकि एक लॉ है कि ये जो लॉ है वो ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास है, जो उसका वेट, आप समझ लीजिए, वेट तो क्या एग्जैक्टली नहीं, पर केमिस्ट्री में हम वेट ही सपोज कर लेंगे, तो इसका जो वेट निकलेगा और इसके वेट से डिफर हो जाएगा, तो वो भी बैलेंस रहना चाहिए। तो मास को बैलेंस करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, जितना पहले था, अगर 5 kg है, 3 kg है, तो राइट साइड में भी वो प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ही रहना चाहिए। इसलिए इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मास कहा गया है। इसी पे ये बेस्ड होता है, बैलेंस इसी पे बेस्ड होता है बेटा, इसलिए बैलेंस किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसके अंदर आपसे कहा गया है कि एक डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेवल ए बी सी एंड डी। तो अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया है बेटा, ये आपको मालूम है। तो अब इसमें क्या किया, A1 2 3 4, तो 4 कहीं पर इंडिकेट किए गए हैं, और चारों के हिसाब से हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ट्रैकिया, रिब्स, एल्वेओली एंड डायफ्राम। अब हमें इन चारों के हिसाब से क्या स्टेटमेंट है, क्या वो करेक्टली है, क्या राइट पोजीशन पे दिया गया है, वो हमें चेक करना है। तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रैकिया, बेटा ये वाला जो पार्ट है, राइट, इसको अगर हम समझते हैं, थोड़ा एक एक करके हम लेते हैं बेटा। पहला ट्रैकिया, फिर रिब्स, एल्वेओली। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसमें ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारा जो पार्ट है, ये है हमारा ट्रैकिया, राइट। और इसमें कहा क्या गया है कि जो ट्रैकिया है, देखो बेटा किस तरह से होता है, इसके चारों तरफ एक रिंग्स लगी होती है। जो रिंग्स होती है ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, बहुत सॉफ्ट रिंग्स, जैसे आपके कान में हड्डी होती है, इस तरीके से सॉफ्ट हड्डी होती है ये बोन, उसकी रिंग्स लगी होती है, जो सपोर्ट करता है पूरी फूड पाइप को, जो एयर पाइप, विंड पाइप है, इसको सपोर्ट करता है ताकि क्रैक ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, राइट। जैसे कि आप गर्दन का मूवमेंट देखें, तो जिस नेचर के हिसाब से उसका मूवमेंट होता है, तो उसे फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है। तो यहाँ अब आपसे कहा गया है, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स लेके देखता हूं, इसमें बोला क्या गया, देखिए बच्चों, इट इज सपोर्टेड, ट्रैकिया है ये पहला, बिल्कुल सही है। इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, हाँ एयर्स को लेने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये बोनी रिंग्स नहीं है बेटे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ है मामला। क्या चीज कि यहां पर बोला गया है इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स, नहीं, ये एक फ्लेक्सिबल यानी कार्टिलेज के नाम से ही उसको यूज किया जाता है, तो एग्जैक्ट वर्ड वो ही यहाँ पे सूट करता है, तो इसकी वजह से स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को लेते हैं, बी पार्ट। और बी में क्या क्या कहा गया है, तो ये देखिए यहाँ पे डायाफ्राम के बारे में जिक्र किया गया है। तो डायाफ्राम में क्या हो रहा है बेटा, इनहेल, ओके ओके ओके, रिब्स के बारे में बोला गया, सॉरी। तो रिब्स में कहा गया व्हेन वी ब्रीथ आउट द रिब्स लिफ्ट, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो रिब्स जो ऊपर की तरफ जाती हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को पंप करें, जैसे कि मैं करता हूं, मैं पहले एयर अंदर लेता हूं, अब देखो मैं सांस लेता हूं तो क्या होता है कि अब मैं फिर दोबारा ब्रेक करता हूं, आपको गौर से देखना बेटे। अब जब सांस लिया तो मेरी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मीन्स इनहेल करने पर, एयर को अंदर लेने पर मैं बॉडी ऊपर की तरफ, तो मेरे रिब्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पे बोला गया ब्रीथ आउट, अब मैं ब्रीथ आउट करता हूं, तो हम छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ आता है, तो ये मूवमेंट एक्चुअल होता है। दैट मीन्स यहाँ एक गलती है कि जब ब्रीथ आउट होता है तो रिब्स लिफ्ट ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ चलती है, तो लिफ्ट होता है, सॉरी। तो ये इसलिए यहाँ पर रॉन्ग, अगर ये डाउनवर्ड होता तो अब ये ठीक था, ठीक है बेटा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट को लेते हैं, इसमें एल्वियोली के बारे में। बेटा एल्वियोली क्या काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो लंग्स के अंदर देखो ऑक्सीजन का प्योरिफिकेशन होना जरूरी है। अब अगर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड है या वो इम्प्योर है, तो उसे प्योर करने का काम फाइनली जो मेन है इस एल्वियोली के अंदर हमेशा प्योर ऑक्सीजन होती है। यह वो प्रोसेस है पूरा, आपको मालूम ही होगा, जब ट्रैकिया से आने के बाद फिर वो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस से गुजरने के बाद एल्वियोली में फाइनली एक ग्लाइंड्स हैं, जो गोल गोल आपको गोलियां से दिखाई दे रही थैलियां हैं, इसके अंदर एयर आ जाती है, तो वहां आने के बाद वो पूरी तरह प्योर एयर ऑक्सीजन बन जाती है। यही ऑक्सीजन फिर बाहर वेन्स हैं, अब ब्लड वेन्स है, रेड ब्लड वेन्स है, जो भी है, ये उनको एयर प्योर एयर्स को ले ऑक्सीजन को ले जाती है।
और इसका एक ये काम है, और दूसरा इसके साथ जो ब्लड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है या वहां पर कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो उसे एल्वियोली फिर ले लेती है, फिर ये अपने सिस्टम में रिवर्स कर देती है यहाँ पर। दैट मीन्स ये जो एल्वियोली का जो काम है, जिसे हिंदी में कुपिकाएं बोलते हैं बेटा, ये क्या करती है, गैसों का एक्सचेंज, लेना और देना। तो एक्सचेंज हो गया यानी कि ऑक्सीजन देगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, इन दोनों गैसों का लेन देन करना इसका काम है। वो इसीलिए ये थिन वॉल, वॉल भी देखो जो, क्योंकि इसकी बहुत थिन होना बहुत जरूरी है। अगर मोटा होता है तो आपको मालूम ऑस्मोसिस रिएक्शंस हैं, या आपका ये गैसों का बहुत अप डाउन करना, या इवन लिक्विड का ऊपर अप डाउन करना है, तो उसके लिए बहुत बारीक होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली ये थिन तो होंगी होंगी। और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसे आपको जरूर देखना है। बाकी स्ट्रक्चर्स का थिन है या थिक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर होगा ये भी, बहुत छोटी होंगी, बहुत फाइनल मूवमेंट पे कोई भी चीज आती है तो बहुत थिन और बहुत ही फिल्टर्ड होती हैं, तो इसलिए बहुत बारीक होना उनका स्वाभाविक है, तो इसलिए थिन ही पॉसिबल होती है। चलिए, तो ये हमें ऑप्शन सही लग रहा है बेटा। तो अगला ऑप्शन क्या है, डायफ्राम्स के बारे में बोला गया है। तो कहता है जब, वही सेम है, तो जब आप एयर ब्रीथ इन करते हो, जैसे आप भी मैं कर रहा था, मैं दोबारा करता हूं, आप मुझे बताएं मेरे साथ क्या होगा। अगर मैं ब्रीथ इन करता हूं तो मेरा जो डायफ्राम यानी ये वाला हिस्सा, अब रिब्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा या तो क्या होगा बेटो, ऐसा फैल जाएगा, राइट, और या फिर ऐसा फैलने की वजह ऐसे सिकुड़ेगा, राइट। दो चीजें होनी, यानी कि अब जब फैलता है तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, और जब वो सिकुड़ता है तो ऐसे करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट। एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा बेटा, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। अब देखो, अगर मैं ब्रीथ इन करके दिखाता हूं आपको, मुझे आप बताना, राइट, गौर से देखना बेटे। अब देखो जैसे करा तो ये मैं ऐसे, मेरा बॉडी जो है इधर से डायफ्राम ऐसा फैल गया, इनहेल करने पर ऐसे ये फैल जाता है, यानी एक्सपेंड ऐसा हो जाता है, ठीक है ना बेटा। जब ऐसा एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, वो कहां पे जाएगा बेटे, वो डाउनवर्ड जाएगा, राइट। तो अब ब्रीथ इन के साथ डाउनवर्ड होना चाहिए डायफ्राम, डायफ्राम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पुल्ड अप, तो गलत हो गया ना। जब ब्रीथ इन कर रहे हो आप, सांस अंदर लेते हैं, तो ये क्या होना चाहिए था, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, कह रहा है, जबकि ये गलत है, वो तो नीचे आ रहा है। जब मैंने अब सांस अंदर ली तो मैं, तो मेरी बॉडी ऐसे फैलती है, और ऐसे फैलने का मतलब होता है कि ऐसे होगा तो डायफ्राम ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया ना बेटा, बस ये एग्जांपल थोड़ा सा दिखाना था, जो फीलिंग्स आ जाए, हाँ भाई मेरे को ऐसा लग रहा है चीज ऊपर कैसे जा रही होगी। तो डायफ्राम से मतलब आप समझ रहे हैं ना बेटा, ये वाला हिस्सा जब ब्रीथ इन करते हैं तो ब्रीथ इन करने के बाद क्या होता है, ये हिस्सा चौड़ा हो जाता है, ऐसे फैल जाएगा, राइट, ऐसे फैलेगा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बेटा, गुड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आएंगे बेटा बायोलॉजी के ऊपर, तो वो बहुत थोड़ा हमें पिक्चर को देखना, समझना, उसे विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। तो मेरी कोशिश रहती है क्लास में भी बच्चों को मैं अपने वीडियो के थ्रू प्रेजेंटेशन देता हूँ, बिना उसके मैं बायोलॉजी या केमिस्ट्री साइंस में पढ़ाते ही नहीं, मैक्सिमम प्रेजेंटेशन हम वीडियो पे देते हैं। आप वीडियोस देखें, पिक्चर्स देखें, सारा फंक्शन सामने, इमेजिनेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और बहुत मक्खन हो जाता है, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स करेक्ट एंजाइम। ओके, तो बहुत, ये भी बहुत आसान है, अगर आपको आपको डाइजेशन सिस्टम सारा डाइजेशन वाला याद हो तो इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है बेटे। तो ये एक आपको बोला गया है कि ये जो पहला पार्ट है, फर्स्ट, यहाँ पर लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, फिर सेकंड में ट्रिप्सिन होता है, थर्ड में बोलता है ये पैप्सिन होता है। देखो बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट डाइजेशन पार्ट है, जहां फर्स्ट माउथ में फर्स्ट सबसे पहले डाइजेशन यहाँ शुरू होता है। तो यहाँ पर सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो यहाँ पे सलाइवा होता है, और एंजाइम जो होता है उसे हम एमिलेज बोलते हैं। तो ये मुंह के अंदर फर्स्ट पार्ट में हमें एमिलेज मिलता है एक्चुअली, राइट। अब उसके बाद सेकंड पार्ट ये आपको कहीं ना कहीं स्टमक को दिखा रहा है। तो स्टमक के अंदर बेटे कौन से एंजाइम्स होते हैं, एक एचसीएल होता है, एक पेप्सिन होता है, एक म्यूकस होता है, राइट। तो अब एमिलेज सेकंड, पहला सेकंड, फर्स्ट एमिलेज, और सेकंड में यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, पेप्सिन। तो ये एमिलेज वाला ऑप्शन तो ये पहला एक ही दिख रहा है, बाकी में ऑप्शन बनता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बेटे बी वाला ही करेक्ट होगा। वैसे भी चेक कर लेते हैं, तो दूसरे में पेप्सिन मिल रहा है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा हमारा ट्रिप्सिन है, दैट मीन्स ये ट्रिप्सिन कहां पर आएगा बेटा, यहां पर। तो ये अब ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है। तो बाकी सारी डिटेल्स पढ़ने से बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी बेटा, तो हम अब जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ,
एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा है, देखो बेटा ये पूरी लिस्ट है, ये आपको याद करना है। तो याद करने में तो दिक्कत आएगी, पर ये चीज हमें याद कैसे करनी होती है, याद दरअसल करनी नहीं होती। जब मैं स्ट्रक्चर डायग्राम यहाँ पे देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, क्लास में मेरे शायद 1 घंटा एक्सप्लेनेशन में लग जाता है या 2-3 क्लास हो जाती है, तो मैं सारा विजुअलाइज करता हूँ कौन सी एंजाइम्स निकल रहे हैं, क्यों निकलते हैं, क्यों म्यूकस निकलता है, म्यूकस की क्या जरूरत है। तो वो बेस प्रोड्यूस करता है। बेस क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि सॉल्यूशन आपका जो फूड है वो पूरा एसिडिक हो जाता है। तो सारे रीजंस डिस्कस करते हैं तो पता चलता है फिल्म की तरह बहुत सारे एंजाइम्स की हिस्ट्री सारी याद हो जाती है। दूसरी बार, तीसरी बार, शायद चौथी बार में हो जाती होगी। तो मैं कोशिश करता हूं उसको विजुअलाइज करूं पूरी तरह, तो वो हम वीडियो के थ्रू ही करते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, रट्टा लगाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको क्लास में ही पढ़ना चाहिए वीडियो के थ्रू। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग एंड स्टोमेटा पोर डिपेंड्स ऑन। गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, बात बहुत मुश्किल तो है नहीं बेटा। अब ये आप जानते हैं स्टोमेटा क्या है बेटा? ये छोटे छोटे बहुत ही बारीक टाइनी होल्स होते हैं। कहां पर होते हैं बेटा? लीव्स पर होते हैं, जो ग्रीन लीव्स होती है और वहीं पे फूड बनता है। तो स्टोमेटा का तो एक तरीके से होल है, वहां से एक्सचेंजेस यानी गैस का आना और जाना होता है। जो वहां से गैस और उसके थ्रू एंटर करती है तो फूड वहां पर बनता है, प्लांट्स का तैयार होता है बेटा। तो अब क्वेश्चन ये इतनी डिटेल में नहीं जाना है। अब आपको 4 ऑप्शन है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऑक्सीजन और कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, यानी कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ये क्यों होती है स्टोमेटा के अंदर। तो आप इसमें ऑप्शन दिए, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, क्या इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल, ये जो गार्ड सेल है यानी कि इसको गार्ड बोला गया है। दरअसल ये इसके लिप्स जैसे दिख रहे हैं, ये गार्ड है, तो ये बंद हो जाएंगे जैसे कि यहाँ हो गया है, राइट। तो ये क्यों, अगर ये समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अगर आप खाना खाते हैं तो क्या होता है बेटे, जब खाना बहुत ज्यादा पेट में चला जाता है तो पेट थोड़ा सा फूलने लग जाता है, होता है ना। ऐसे बैलून में कुछ भरोगे, पानी भरोगे, गैस भरोगे तो वो फूल जाएगा। ऑब्वियसली बेटे, जब ये ओपन हो रहा है, ओपन क्यों हो गया? अब आपके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट चला गया है, तो इसके अंदर वाटर का अमाउंट जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये अपना स्वेलिंग करने लग जाता है। स्वेलिंग करते ही उसका मुंह खुल जाता है। तो ओपनिंग में आपका क्या होगा? ओपनिंग, स्टोमेटा जब ओपनिंग करता है दैट मीन्स वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर अब बढ़ गया है, उसकी वजह से वो ओपन आउट होता है। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी ऑप्शंस किससे आप उसमें डिस्कस करने के लिए इतना ज्यादा कुछ है नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, उसका कंसंट्रेशन कैसे मतलब गाढ़ा हो जाता है, कम हो जाता है, वो चीज थोड़ी डिफरेंट चीज दिखती है यहाँ पर, वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, यहाँ पे इसकी वजह से इसका जो साइज बड़ा या वो बड़ा होगा तब वो मुंह खुलेगा, तो ओपनिंग तभी होगी, राइट। तो वो वाटर ही है, वो ज्यादा अमाउंट में होने की वजह से वो एकदम से उसको खोल देता है। चलिए, तो यहां हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया है बेटा कि वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर गिवन इन द बिलो, दिस इज ओके, ये हार्ट का आ गया बेटे। ये हार्ट का पूरा फंक्शन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ये पांचों डाइजेशन के पांचों प्रोसेस, और ये उसके से इसका यूरिन का वेस्ट, लिक्विड जो बाहर वेस्ट निकलता है, किस तरह से वो फंक्शन करता है, ये 4-5 के रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टिप्स पर आपको याद होनी चाहिए बेटा, और वो टिप्स पर तभी होगा जब आप उसका वीडियो देखेंगे क्लास में या वहीं पर भी वीडियो के थ्रू उसको लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हम छोटे 2-4 क्वेश्चन तो डिस्कस कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर भी नहीं सकते, शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा, इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। मेरी राय यही है, मैं तो ऐसे ही सजेस्ट करता हूं, थ्रू वीडियो ही सारी चीज पढ़ाता हूं बेटा। चलिए, तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, पल्मनरी क्या है, वेन्स है यहाँ पर। तो पल्मनरी वेन्स है, वो क्या करती हैं, पल्मनरी आर्टरीज होती हैं, उसका क्या रोल है, ऑर्टो का क्या रोल है, आयोटा का, और वेना कायवा। तो अब पहली चीज इनकी पोजीशन ही समझ लेते हैं बेटा। आपको पता है ये हार्ट अगर डायग्राम है तो हार्ट डायग्राम में मैं अब थोड़ा सा एक एक करके यहां समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखिए, यहां देखते हैं, तो ये जो हार्ट है फर्स्ट, यानी कि इसके 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता ही है बेटा। तो ऊपर वाला ऑरिकल और नीचे वाले दोनों, यानी ये लेफ्ट और ये लेफ्ट और ये राइट,
राइट। देखो जो आपको यहाँ पे लेफ्ट दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो राइट है, तो ये राइट होगा। मैं इसको चलो ऐसा कर देता हूँ आपको सहूलियत के लिए। एक सेकंड बेटा, आप मुझे एक सेकंड दें। ये दे कमा 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 राइट। चलिए, तो ये जो हिस्सा है आपका, अरे भाई आओ, क्या हुआ, राइट। तो ये हमारा जो है राइट हिस्सा है, राइट। और यहां पर है वेंट्रिकल, और यहाँ पे भी वेंट्रिकल, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, राइट। और यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा जो कहलाएगा, यानी कि ये अगर इसे 4 हिस्से कर दूं मैं, राइट, इस तरह से, तो ये ऊपर वाला ऑरिकल और ये भी ऑरिकल, तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। 4 पार्ट ये तो हमें समझ में आते हैं। उसके बाद अब इसमें अब ये जो पल्मरी की बात हो रही है, पल्मरी वेन्स और पल्मरी आर्टरीज, तो पल्मरी वेन्स के लिए बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे मैं आर्टरी के लिए भी यहाँ पे लिख देता हूं, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन चीज है। अब ये अगर हमें पता है तो हमें समझ में आता है बेटा, ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लू दिखाया है बेटे, वो इम्प्योर ब्लड है, राइट। वो ब्लड यहां से एंट्री करता है और यहां से बाहर फिर निकलेगा, फिर वो यहाँ के थ्रू निकलेगा, फिर वो इस तरह से लंग्स में प्योरीफाई होगा, ठीक है ना। फिर वो दोबारा यहाँ एंट्री करेगा, फिर यहाँ से ब्लड में जाए, ब्लड से, ब्लड जो प्योर होने के बाद फिर वो बॉडी में जाता है, ठीक है ना। बस इतना ही अभी फिलहाल याद रखते हैं। तो अब इस ऑप्शंस को देखते हैं बेटे। पल्मोनरी वेन की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है पहले में। फर्स्ट ऑप्शन ये है बेटा 1, राइट। इसमें बोला गया है तो टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट। मैंने अभी आपको बोला ये जो ब्लड दिख रहा है ना आपको, ये डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि इम्प्योर ब्लड है, प्योर नहीं है। तो ये लेफ्ट से आ रहा है, तो यहां से कहां से आ जाएगा, राइट। तो यहां तो प्योर हो रहा है, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड यहां नहीं आता है बेटा, यहां से एंट्री करता है इम्प्योर ब्लड। इसलिए पहला ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाता है बच्चों, राइट। अब पल्मोनरी आर्टरीज की बात कर रहा है, यानी कि इस वाले की बात करता है बेटा आपके साथ, क्लियर। अब यहां पर क्या बोला गया है, टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। अब देखो पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो ब्लड किससे, लंग से लेते हैं, नहीं, टू हार्ट बेटे, नहीं, हार्ट को नहीं, लंग से नहीं लेती हैं, तो यहां ये भी गलत है बेटे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आयोटा, आयोटा बेटा यहां पर होता है, राइट। अब आयोटा क्या काम करता है, टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। नहीं बेटे, देखो इसमें ऑप्शन देखो, गौर से देखो, थर्ड बोला गया। थर्ड क्या है बेटे, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा। अब थर्ड अगर ऑर्डर वाइज भी देखेंगे ना, या ऑर्डर वाइज भी समझ में आता है। थर्ड आपको यहाँ क्या है बेटे, थर्ड में हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, और यहाँ पर बोला गया ऑर्टा, तो इस हिसाब से ये गलत है। समझ में आ रही बात। इसी तरह से मैं फोर्थ पर आता हूं, जो फोर्थ पे एकदम वेना कहवा, ये देखो वेना कहवा यहाँ बिल्कुल है, यहाँ होता है बेटा। और उसके बाद ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, यहाँ बॉडी से ब्लड आता है, इम्प्योर होता है जो, फिर वो ऑरिकल में जाता है, फिर वो वेंट्रिकल में आता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये बिल्कुल सही है, तो राइट। तो ये ऑर्टा की पोजिशन ही गलत है, यहाँ ऑर्टा पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो कैसे फंक्शन करेगा, राइट। इसलिए आप देखें तो 2 के अंदर भी आपको पल्मोनरी आर्टरी बोली गई, तो जबकि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे नहीं है, इसका रोल नहीं बनता, जो मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास फाइनली आंसर बना वेना कावा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आइडेंटिफाई द फेस ऑफ द सर्कुलेशन विच इज represented in the diagram heart given below, एरोगेट कंट्रैक्शंस। ओके, तो ये आपका देखो ब्लड यहाँ पर हार्ट के अंदर पंप हो रहा है। जो ब्लड आपको ब्लू दिखाई दे रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि इम्प्योर ब्लड है, प्योर नहीं है। जो रेड होगा राइट साइड का पोर्शन, वो आपका प्योर ब्लड है, ठीक है। चलिए अब इसको समझने के लिए जल्दी से, हमारे पास ऑप्शन तो यहाँ पर है ही, तो मैंने आप यहाँ डायग्राम आपके सामने बनाया है। तो अब भी जो मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा वैसी का वैसे ही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन दोबारा नहीं करना, आप समझ सकते हैं। ये वाला हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब आपके पास ऑप्शन को देख लेते हैं। ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, दोनों में एक जगह ब्लड ट्रांसफर होता है, ऐसा नहीं है। राइट वेंट्रिकल देखो मैंने अभी बताया था, ये आपका 4 पार्ट अगर करते हैं तो वेंट्रिकल लोअर वाला बनता है और ऊपर वाले ऑरिकल बनते हैं। तो ऑरिकल से ये लेफ्ट, ये राइट वाला ऑरिकल यहां से वेंट्रिकल, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है। क्लियर हो गया ना। अब राइट, यहां पे बोला गया राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल,
तो आप गौर से देखो बेटा, वेंट्रिकल एंड लेफ्ट दोनों को बोल रहा है, यहां और दोनों, एक दोनों में जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर बेटे, यहां से आपको फंक्शन मालूम भी है, यहां से नीचे आएगा, फिर यहां से ब्लड फिर ऊपर जाता है, फिर उसके बाद वहां से एरोटा के थ्रू लंग्स, राइट। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। यहाँ ब्लड इज ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स, ओके। यहां आने के बाद ये इम्प्योर ब्लड कहां पे जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। ऑरिकल से वेंट्रिकल नीचे आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद वो ऑर्टा वहां पर ये लंग्स में चला जाएगा। यानी कि वहां लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? ऑक्सीजनेशन के लिए, बिल्कुल सही है, वहां वो ऑक्सीजन प्योर हो जाता है बेटे ब्लड, राइट। डीऑक्सीजनेट का मतलब हो गया वो इम्प्योर हो जाता है, तो ऑक्सीजनेशन हो गया, दैट मीन्स अब उसमें से ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगी, वो प्योर बन जाता है, दैट मीन्स ब्लड आपका प्योर बन गया है। अब नाउ रेडी टू यूज, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पंप इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली, उसके बाद जो मेन ऑर्गन से बाहर के जो जितने अदर पार्ट्स है वहां उसको भेज दिया जाता है। तो ये हमें ठीक लग रहा है बेटा। तो पहला तो हमारा गलत हो गया था। तो ब्लड ट्रांसफर, अब सी देख लेते हैं। ब्लड ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। देखो यहाँ ऑरिकल, दोनों ऑरिकल की बात कही है, दोनों एक साथ काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों एक साथ पहले में भी नहीं काम कर रहे थे, ना वेंट्रिकल ना ही ऑरिकल एक साथ। अब डी को लेते हैं बेटा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया है। तो ब्लड इज रिसीव फ्रॉम लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन एंड इज रिसीव फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। नहीं बेटे, ऑर्गन से यहां से कैसे मिल जाएगा? देखो आपसे कहा क्या गया? रिसीव लंग्स। लंग्स जो है, लंग्स यहाँ पर है, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, मेरा हाईलाइटर शायद यहाँ पे काम नहीं कर रहा होगा। देखो ये आपका ये देखिए, यहाँ आपका कहीं ना कहीं लंग्स आता है, ये रोड, राइट। तो इस हिस्से में तब आएगा जब पहले ऑरिकल से लेफ्ट, राइट ऑरिकल से नीचे वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद वो लंग्स की तरफ जाता है। तो इसका मतलब आप सीधा, आपको बोला गया है कि ब्लड इज रिसीव, यहाँ पे लिखा गया है ब्लड इज रिसीव फ्रॉम लंग्स, तो ये कहीं पर गलत बोला गया है बेटा। तो ये आंसर भी यहाँ पर गलत बन जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी बनता है बच्चों। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, इस क्वेश्चन को कवर कर लिया हमने। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब ये आ गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारा फर्स्ट माउथ का हो गया, सेकंड नंबर ये लीवर की बात कर रहा है, थर्ड में आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, फोर्थ आपका लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। तो अब ये पोजीशन हमें क्लियर हो जाती है, तो अब ऑप्शन चेक करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए ए बोला गया है, यानी कि 1 क्या है भाई? ए में क्या बोला गया? चलिए पहले से पूरा कर लेते हैं भाई, ये तो दिखाओ। राइट, 1 के लिए ए, यानी कि आपसे कहा गया 1 मीन्स ये, दैट्स माउथ, राइट। The 1 is A. The length of the depends on length of this depends on food organism। नहीं बेटा, यार लेंथ की कहाँ बात हो रही है? फर्स्ट पार्ट में तो कोई डाइजेशन, एंजाइम्स वगैरह इनकी बातें होनी चाहिए थी, तो ये कुछ नहीं बन रहा है। तो क्या बन रहा होगा वो भी देख लेते हैं भाई। चलिए, बी इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, हाँ शुरू का तो है, ये मान लेते हैं। चलिए सी लेते हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज। यहाँ लाइपेज होता ही नहीं है, क्या बताया था? एमाइलेज, वो होता है बेटे। चलिए, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीशन डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। कंप्लीट डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, दैट मीन्स 3 में होगा। तो इसका मतलब ये वाला है जो 3 दिखाया गया है यहाँ पर, 3 में कंप्लीट, यानी कि 3 ये रहा, कंप्लीट ये रहा, तो 3 के साथ ये आएगा। तो ए के साथ 1 के साथ हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनता है बेटे? इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। तो पहले के साथ तो बी बन गया बेटा, और 3 के साथ अभी मैंने बताया क्या बनता है, ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो 3 के साथ डी और 1 के साथ बी पकड़ लेते हैं बेटा। 1 के साथ बी कहा है? 1 के साथ ए बी, बी ये 2 है, तो इन दोनों में से एक होगा। 1 के साथ बी है, तो अभी मैंने थर्ड का बोला था बेटा, थर्ड के साथ मैंने क्या बोला था? डी। थर्ड के साथ है ये डी कंप्लीट, तो थर्ड के साथ डी, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, राइट। तो बी इज योर करेक्ट आंसर बेटा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। बेटा ये सवाल देखो, क्या सवाल पूछा गया है कि जो डेंटिस्ट है वो कौन सा मिरर यूज करता है। देखो सबसे पहले तो ये सोचना पड़ता है कि कोई मिरर क्यों यूज कर रहा है।
तो अगर डेंटिस्ट यूज करता है तो डेंटिस्ट को या आपको टीथ को देखना है, उसे देखने के लिए उसके बहुत से कैविटीज, बहुत से स्मॉलर पार्ट्स होंगे, उन्हें अगर आप वो देखना चाहते हो तो आपको बड़े साइज में दिखने से आसानी से आप उस चीज को समझ पाओगे, स्टडी कर पाओगे। व्हाट डज इट मीन, आपको उसका साइज बड़ा चाहिए। तो साइज का, अब साइज यानी ऑब्जेक्ट का साइज इनलार्ज होना है तो उसके लिए हमेशा कॉनकेव मिरर ही यूज किया जाता है, जो जितना नजदीक फोकस के अंदर आना चाहिए। फोकस और जो पोल, अगर आपको मैं यहाँ फिगर बना के दिखाऊं, चलिए ये मैंने शायद बनाया हुआ है, यस ये मैंने बनाया हुआ है, देखो आपके लिए डाल ही देता, मैं ऑलरेडी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं चीजें बहुत रेडीमेड उठा रहा हूं। तो यहाँ पर देखो बेटा, फोकस ये रहा और ये हमारा पोल, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच जब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया तो अब ये इसको इलाज कर देगा, जैसे कि यहाँ पर, तो अब आपको चीजें दिखाई देंगी बड़े साइज में। तो ये इसका डेंटिस्ट का पर्पस था, इसलिए कॉनकेव में इसको ये यूज किया जाएगा। चलिए अब ऑप्शन भी हमारा क्लियर हो गया, कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन बाय ए कन्वर्जिंग लेंस। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटे। इसमें चार चीजें दी गई हैं और चार लेंस दिए गए हैं यहाँ पर, कॉन्वेक्स आपको चारों जगह, और आपको इसमें से निकलने वाली जो रेज है, लाइट रेज है, वो निकलती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के कैसे कैसे जाती हैं, या रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये हमें देखना है। तो गौर से देखो बेटा, जो प्रॉपर्टी मेन है, जब भी एक कोई रेज, अगर मैं सपोज यहां से एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, इसके पैरेलल कोई रेज अगर जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर इधर की तरफ आती है तो वो फोकस से गुजरेगी, ये हमेशा याद रखना। पैरेलल लाइन कोई भी अगर है, रेज पैरेलल है एक्सिस के, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो कहां से उसके बाद रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट जो भी होगी, रिफ्लेक्ट के बाद सॉरी रिफ्लेक्ट ही होगी इसमें, तो वो चाहे राइट साइड में जाए, मिरर के आप कहो पीछे की तरफ देखें, चाहे आपके लेफ्ट की तरफ देखें, क्योंकि कॉनकेव को अगर लेते हैं तो बेटा हमारा लेफ्ट साइड में ऑपरेशन ही रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है, जब कॉन्वेक्स में होता है तो ये राइट साइड में जाता है। तो अब वो राइट में जाए या लेफ्ट में जाए, एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या है, अगर वो एक्सिस के पैरेलल रेज है तो वो फोकस से ही पास होगी। और जस्ट इसको रिवर्स कर दो, अगर वो फोकस से गई तो वो फिर टकरा करके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों वाइस वर्सा में चलेगा बेटा। फोकस पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरती है तो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पहला तो पकड़ लेते हैं, देखिए ये लाइन दिखाई देती है, ये रेस है, ये यहाँ पे टकराई, राइट, और उसके बाद आप इसको कहां से, ये पैरेलल है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये पैरेलल है तो इसे फोकस से गुजरना चाहिए। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे फोकल लेंथ दी गई है, दैट मीन्स ये हमारा एफ है, क्लियर, इसलिए यहां से ये जा रही है, तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल सही है। तो कौर से देखो बेटा, ये पैरेलल गई, यहां से भी एफ से गई है तो ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे बेटा यहाँ पे देखो, ये पैरेलल है तो ये एफ है तो ये भी सही है, तो ये पैरेलल है तो ये भी एफ। तो हमारी जो पैरेलल लाइन है चारों जगह में क्या हो रहा है बेटा, फोकस से गुजर रही है। तो ऊपर वाली रेस तो हमें सही नजर आ रही है, अब हमें नीचे वाली रेस को समझना है। तो दूसरी जो रे है वो कहां से आ रही है, सेंटर से। बेटा अगर कोई चीज पोल यानी कि इस मिरर के लेंस के सेंटर से अगर वो पास होती है तो बेटे उसकी खासियत है वो डेविएट नहीं होगी, वो सीधी चली जाती है, याद रखना है, राइट। फिर मैं बोलता हूं, अगर वो इस सेंटर से, इस मिरर के इस लेंस के सेंटर से रेस निकलती टकराती है तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, वो कहीं डाइवर्ट नहीं होगी, ना पैरेलल ना कुछ भी नहीं होना, उसने सीधा निकलना है। तो ये देखो सीधा तो जा नहीं रही, तो ये रॉन्ग। फिर इसके बाद ये फिर दोबारा, अब तो क्या ये सेंटर से गई नहीं है तो यहाँ पर किसी बेस में टकराएगी, तो ऐसा तो होगा नहीं, वो पैरेलल हो जाए, ना पैरेलल है ना फोकस से गुजर रही है, तो ये लाइन भी बिल्कुल सही नहीं है। अब इसको पकड़ते हैं बेटा, गौर से देखो, ये सेंटर से जा रही है तो अभी मैंने बोला ना सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी जा रही है, दैट मींस ये सही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊपर मैंने बता दिया क्यों सही है, नीचे की रेस भी सही है, तो ये वाला आंसर करेक्ट है बिल्कुल 100%। अब इसको देख लेते हैं, अब ये क्यों गलत है। देखो अब भी मैंने बोला नीचे, आप सेंटर तो गई नहीं है, ये वाली रेस बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, तो इससे कोई रूल ही नहीं है, ये फोकस से जा रही है। अभी मैंने क्या बोला, फोकस से तभी जाएगी जो किसी के पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पैरेलल तो है ही नहीं, राइट, तो ये ऐसे जा ही नहीं सकती, तो ये भी गलत। तो फाइनली सी इज अवर आंसर, तो करेक्ट आंसर सी।
चलिए अब 19 क्वेश्चन को लेते हैं बेटे। यहां पर आई एम सॉरी, which of the following can make a parallel beam of light when light from point source is incident on it? ओके, इसको मुझे आपको यहाँ एक्चुअली सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या बोला गया है, एक कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। देखो अब ये मैंने शायद बनाया था, फिगर में बनाना पड़ेगा इसकी वजह से। हाँ यस, मैंने दोनों मैंने बनाए हुए। देखो बेटा, गौर से देखो बच्चों, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है सीन। फिगर्स के बाद बनाने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में करना था, तो मैंने पहले ही लोड करके रख दिया आपके लिए। अब आपको समझाना मेरे लिए बहुत टाइम बचेगा। देखो बेटा, ये कौन के मिरर है, ये भी कॉन्वेक्स हो गया। जब मैंने अब भी क्या बताया कि अगर कोई लाइन फोकस से गुजरती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मेरे को फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा। अब भी मैंने क्या बोला था कि अगर कोई चीज, कोई रेज है, वो सेंट फोकस से गुजरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल जाएगी, ऐसी जाएगी ना। तो यही तो पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। जब किसी सोर्स से एक रे इंसिडेंट होती है, उस पर टकराती है, फोकस से गुजरती हुई, तो ही वो पैरेलल आएगी। अगर वो ऐसे ना आकर के ऐसे आती या पैरेलल ऐसे आ जाती तो फोकस से चली जाती, तो वो पैरेलल तो गई नहीं। तो पैरेलल किससे जाएगी बेटे, जब वो फोकस से टकराएगी, फोकस से पास होगी, सॉरी। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही मैं यहाँ पे करता हूं। तो अगर मैंने देखो यहां से इस तरह से मैंने बिल्कुल रेस दी, जो बिल्कुल अगर इमेजिनरी हिसाब से आप देखते हैं तो कहां जाएगा वर्चुअली, जैसे भी समझ सपोज कर लीजिए डॉट डॉट दिखा रहा हूं मैं, तो ये एफ में ही जाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एफ में से जा रहा है तो यही से इसका रिफ्लेक्ट यहां से तो होगा नहीं, यहीं से शो कर रहा है अभी, तो ये भी पैरेलल। तो आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है, अगर फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस चाहे इधर है या इधर है, वो पैरेलल ऐसे जाएगी या ऐसे ही जाएगी, पैरेलल ही जाएगी बस। और अगर पैरेलल है तो फोकस के पास होकर के जाएगी, दोनों आपस में बातें मिलती हैं। इसी तरह से ये तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों मैंने ले लिए बेटे, लेकिन ये लेंस में भी ऐसे ही होता है। ये सवाल तो आपको कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों में दिखाई दे रहा है। अब देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स, और ये कहां पर है 90, अच्छा, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। ये देखो कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसे हो रहा है। देखो आप, ये आपने क्या किया, फोकस से यहाँ पे गई, उसके बाद फोकस से गुजरी है तो ये पैरेलल हो जाएगी। दैट मींस कॉन्वेक्स लेंस में भी है और ये चीज हो रहा है कॉनकेव मिरर में भी हो रहा है। तो आपके पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस पहला वाला ऑप्शन दिया गया है, दूसरे वाले में कॉन्वेक्स मिरर बोला गया है और कॉनकेव लेंस बोला गया है बेटे। तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर ये रहा, राइट। अब यहां पर हमें कंफ्यूजन होता है बेटा, तो इसका लेंस के साथ देखो कहां से कैसे हो रहा है। तो ये जो इमेज बनती है ना, ये वर्चुअली इस तरफ चला जाता है, तो इसमें आपको यहां समझ में शायद नहीं आ रहा हो, तो इसको आप थॉरली एक बार समझ लेंगे बेटा। तो सारे कॉन्वेक्स में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, कहाँ वर्चुअल बनता है, कहाँ रियल बनता है, तो आपको रेस का भी अंदाजा हो जाएगा। तो फिलहाल अब आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के लिए श्योर है कि यहां से एफ से गुजरता है तो पैरेलल होकर निकलेगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां भी एफ से गुजरेगा तो ये भी इस तरह से पैरेलल होकर निकलेगी। तो पैरेलल बीम के लिए ये चीज, ये दो पॉसिबल, एक ये और एक ये, यानी कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, यही बनते हैं बेटा। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया यहीं पे फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बच्चा लोग। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। इसमें कंसीडर इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके ग्लास में रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर उसका एयर में उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू, इंडिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ग्लास एंड एयर एंड वाटर, तीनों की दी गई है। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बेटा, देखो जब भी ये कोई रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो रेयर होगा या वो डेंस होगा। रेयर का मतलब बेटे पतला होगा, हल्का होगा, जैसे एयर है। और डेंस कैसा होगा, एयर से ज्यादा गाढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जैसे कि लिक्विड हो गया या फिर सॉलिड हो गया, तो वो डेंस बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेस अंदर जाएगी तो उन दोनों का मीडियम बदल जाता है, तो अब वो रेस सीधी ना जाकर के ऐसे डेविएट हो जाएगी,
अगर वो डेंस में जाती है, रेयर से डेंस की तरफ जाती है, यानी पतले से गाढ़े की तरफ, यानी एयर से लिक्विड में या एयर से सॉलिड में जाती है, तो वो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इसके टूवर्ड्स नॉर्मल डेविएट होती है बेटा। क्लियर? और इसी को आप उल्टा कर सकते हैं। चलिए ये बात तो यहां से तय हो गई है। अब हमें दिया क्या है, इंसिडेंस का जो अच्छा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है। अब क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर ये मैंने आपको सीधा डायरेक्ट यहां पे लिख दिया, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। ठीक है ना? इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, यहां पर आपसे एक सिंह पहले आपसे कहा क्या गया, अच्छा सवाल ये पूछा गया था कि एयर का इंडेक्सिस या वाटर का इंडेक्सिस या ग्लास में, तीनों में किसका कम और किसका ज्यादा होगा, और किसकी वजह से। पहले तो आप देखो, इनमें जो तीनों मीडियम है, यानी कि एयर के अंदर जो रेज होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, या जो रेस की स्पीड है वो सॉलिड में या लिक्विड में ज्यादा होगी। बेटा आप कॉमन सा एग्जांपल लीजिए, जब किसी को भी अगर हवा में तैरना है, हवा में हाथ डालते हैं तो आसानी से हमारा हिल जाता है, राइट। लेकिन वही हाथ अगर आप पानी में डालते हैं तो आपको थोड़ा प्रेशर यूज करना पड़ता है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो रेस के साथ भी ये होने वाला है, जो पहले मीडियम था बहुत लाइट, तो वहां पे स्पीड हो जाएगी फास्ट, और जब आ जाएगा मीडियम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गाढ़ा होता चला जाएगा, तो उसकी स्पीड भी स्लो होती चली जाती है। तो अब आपसे कहा गया है कि आप डिक्रीजिंग, यानी कि रेस की जो स्पीड है घटते हुए क्रम में लिखना है, डिक्रीज होती जाए तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, पहले वो लिखो, फिर उससे कम, उससे कम, तो सबसे ज्यादा तो एयर में ही होती है बेटा, इसलिए एयर वाला ऑप्शन पहले आएगा। फिर उसके बाद वाटर आता है, फिर ग्लास में, सॉलिड में सबसे स्पीड कम होती है, तो वो बाद में आएगा। तो आप ऐसे ही ध्यान रख लें। अगर सीधा आप उसकी वैल्यूज पे चलेंगे तो वैल्यूज से भी याद कर सकते हैं, राइट। तो बिना वैल्यूज के भी हम नॉर्मल बात को लेके चलते हैं, एयर में स्पीड ज्यादा, उसके बाद स्पीड वाटर में कम और सॉलिड में और ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों? चलिए आपके सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है बच्चों, let's say a beam of red light and violet light are incident at same angle on the angle surface of a prism from air medium and produce angles of refraction R and V respectively. Which is the correct? R is equal to V or R is less than or greater than, like that, right? तो सबसे पहले बेटा हमें एक डायग्राम चाहिए कि जब एक रेज आती है जो इंसिडेंट करती है एक प्रिज्म के ऊपर, तो हम इस रे ही बना लेते हैं बेटा, एक डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। वो डायग्राम ये है आपका प्रिज्म, राइट। एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत बताना चाहूंगा बेटा, ये एक प्रिज्म है, तो जब इसके ऊपर एक व्हाइट रेज आती है तो उसमें टकराती है, तो उसके बाद उसका रिफ्रैक्शन होता है, तो ये 7 कलर बनते ही है, तो हमें पता है। लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन विबग्योर बनता है तो जो वॉयलेट कलर है वो नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर नहीं आएगा। कब? ये इंपॉर्टेंट बात है, वो जब आएगा जहां पर बेस होगा। तो प्रिज्म का बेस बेटे ये है, तो जहां बेस होगा वहीं वायलेट कलर बनेगा, यानी कि वहीं से विबग्योर स्टार्ट होगा, ऐसे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बेस अगर नीचे है तो वायलेट यानी कि वी यहां नीचे ही होगा। बस ये पकड़ना, अगले 2-3 सवाल इसी तरह से होने वाले हैं बेटा, राइट। तो अब सिंपल प्रिज्म था, वहां पर लाइट, व्हाइट लाइट आती है, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो नीचे से आपका वायलेट कलर बनना चालू, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, लाइक दैट। अब आपको करना क्या है, सवाल में बोला गया है कि किसका एंगल जो है वो मैं यहां पर ले लेता हूं कलर, किसका एंगल ज्यादा डेविएट होगा। तो आप देख सकते हैं बेटा, यहां अगर मैं एक लाइन कर देता हूं तो आप इस लाइन को यहां से ले लें, तो ये वाली जो लाइन है, सपोज ये रेड वाली है, इसने एंगल कितना बनाया बेटा, इस सिर्फ इतना, राइट। अब उसके बाद सपोज ऑरेंज की बारी है, तो ऑरेंज ने क्या किया, अब यहां से एंगल थोड़ा सा ज्यादा बना दिया। अब इसी तरह से आप दूसरा येलो लेते हैं, आप येलो, इसका एंगल अब बढ़ता जा रहा है, इस तरह सबका एंगल अब बढ़ते जा रहे हैं बेटे। फिर ब्लू का बढ़ गया, फिर इसके बाद ये डार्क ब्लू जो भी है यहाँ पर आ गया, इसको फाइनली जो वायलेट कलर यहाँ पर आया सबसे लास्ट में, तो सबसे ज्यादा एंगल भी ये बना रहा है, इसका मतलब डेविएट भी यही ज्यादा होगा। तो ये इसमें पूछा गया है, तो एंगल किसका ज्यादा होना है या डेविएशन किसका ज्यादा होना है, ऑब्वियसली वायलेट का। तो आंसर हो गया आपका डी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एग्जामिन द फिगर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहाँ आपने देखो मिरर, एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट सी पर रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये इसका फोकस, ये आपको पता है बेटा फोकस लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, इसकी हाफ होती है कर्वेचर लेंथ की, राइट, जो भी कर्वेचर होगा उसका। चलिए कोई बात नहीं। यह एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपसे पूछा क्या गया ऑप्शन में, देखो मिरर है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, तो वो निकालना है। उसके बाद एंड प्रोड्यूस इमेज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ये तीनों दो ही चीज पूछी गई, फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। तो फोकल लेंथ के लिए उसने खास क्या बोला गया, स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो ये जो बीच में ग्राफ बन रहा है, ये यहां से यहां तक का, ये कुछ इस तरह से बेटे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, राइट। तो ये क्या है 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 1 यहां से यहां तक 1, यहां से 2 और ये 3, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया बेटे 3 यूनिट। क्लियर। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट के एच की मैग्निफिकेशन निकालना है, तो फॉर्मूला बेटा आप ये जानते हैं, इस फॉर्मूले को आप क्या मैग्निफिकेशन के लिए क्या चाहिए, हाइट ऑफ इमेज एंड अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये उसका मैग्निफिकेशन होता है, राइट। तो वैसे निकाल लेंगे। बट फोकल लेंथ निकालना तो बहुत सिंपल है, 3 दिया हुआ है बेटा, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका फोकल लेंथ निकल गया, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसके लिए क्या है बेटे, कॉनकेव मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यहां से इधर जाएगा तो फोकल लेंथ ये वाला होगा, और ये कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है, दैट मींस लेफ्ट में सभी नेगेटिव होते हैं, अगर इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी है वो सब नेगेटिव आते हैं, इसलिए फोकस भी हमारे पास क्या बनेगा, -3 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है बेटा, यहाँ पर एच निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना, सॉरी। तो एच का दोनों का रेशियो लेंगे, ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट, ये है ना ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं बेटे, कि अगर आपको लेना है तो एच एम कितना बन जाएगा, एम निकालने के लिए हमें इमेज, इमेज कहां बनेगी बेटे, क्योंकि ये इमेज या सी पे रखा हुआ है तो इमेज भी यही बनेगी इसी के नीचे, और सी पर ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल साइज का देता है बेटे, दैट मींस ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, तो फर्क क्या है बेटे, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। तो व्हाट डज इट मीन, तो आप एक एच क्या हो जाएगा 4, तो दूसरा भी 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी पर ऑब्जेक्ट रखा है बेटे, तो दोनों की लेंथ हमेशा हाइट बराबर होती है, और एक माइनस का होगा क्योंकि उसके नीचे, तो आप इसे माइनस ले लें या इसे माइनस ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो m की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है बच्चों, -1। तो मैग्निफिकेशन -1 कहां पर है, इधर और इधर है, और आपका फोकल लेंथ -3 कहां पर है, -3 और यहां पर है, लेकिन यहां पर तो है ही नहीं, -6, ये तो गलत हो गया, दैट मीन्स बी इज योर राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फीयर ग्लास स्लैब। तो ये मैंने हेमिस्फीयर बना दिया, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा बेटा, तो हेमिस्फीयर जल्दी मेरे को मिला नहीं, तो ये आप इसे आप हेमिस्फीयर ही मान के चलिए ऐसे, राइट, इस तरह से बनेगा, ये यहां से ऐसे, राइट। चलिए कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। अब हेमिस्फीयर में देखो आपको दिखा दिया, एयर है यहाँ ग्लास है, तो ये क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ, यस, ये ओ पॉइंट है बेटा, दिस इज योर ओ पॉइंट, यहां पर ये है इंसिडेंट रे, ऐसे आ रही है बेटा, ऐसे ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्या कहा, यहां पर आ रही है इंसिडेंट रे, इस ओ पॉइंट पे टकराती है, राइट। तो ये क्या होगा बेटे, ये क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस हो जाएगी। अब कोई रे अगर ऐसे आती है और फिर एक यहां से आती है, तो ये सारी रेस क्या कर रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो भी लाइन होंगी इस तरह से आएंगी, और ये हमारा सरफेस है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होंगी। तो अब यहाँ पे यही कहा गया है, the angle of incidence from air to glass to point O on the hemisphere glass slab is what? Good. अब मुझे बताओ भाई, इंसिडेंट एंगल पूछा गया है बेटा, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या होता है बेटा, एज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अब मुझे बताइए, ये आपका इंसिडेंट है, राइट। अब यहां पर आपने
इस लाइन को अगर ऐसे बनाया होता, ऐसे किया होता, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं बेटा, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। अगर एक रेस ऐसे आती है तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉर्मल हो गया, ये सरफेस है बेटा, इस पे नहीं लेना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी को नॉर्मल कहते हैं बेटा। तो एक रेस अगर इस तरह से आती तो ये वाला एंगल बनता, राइट। और अगर ये रेस ऐसे जाती तो अब ये वाला एंगल बनता है, अब ये थोड़ा और बेंट हो जाती है तो अब इतना ही एंगल बनेगा, और ये बिल्कुल इसी के ऊपर जा रही है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये इसके पैरेलल हो गई, तो एंगल बने ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंगल नहीं बना बेटा। एंगल क्या होता है, इस नॉर्मल के और यहां से जो रेस आएगी इन दोनों के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। जब ये रेस इस तरह से जा रही है तो एंगल तो पूरी उसके ऊपर फ्लैट हो गई, राइट। तो जब ये है एक रेस ऐसे आती है तो एंगल यहां बनेगा बेटा, लेकिन जब ये रेस ऐसे हो रही तो भी एंगल यहां बनेगा। तो ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप इसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर चलेगी तो एंगल तो बना ही नहीं, जीरो हो गया, राइट। तो इसलिए एंगल क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर जीरो। कंफ्यूजन क्या होगा बच्चों को, शायद ये 90 हो सकता है। वो आप क्या सोचेंगे, ये आपका इसके ऊपर ये लाइन ऐसे जा रही है और ये हमारा सरफेस है, इसी को आप नॉर्मल ले लेंगे और 90 लिख देंगे। बेटा ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर बेटे? एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं, उसके साथ ही बनता है इंसिडेंट रे का, और वो उसके तो पैरेलल ही हो चुकी है, इसलिए यहां पर जीरो एंगल बनेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए प्रिज्म एबीसी विद बेस, अब भी मैंने आपको समझाया, ये वही सवाल है बेटे। अब आपको प्रिज्म की स्टेज थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दी है। यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका बेस है, मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर में ले लेता हूँ बेटा, एक सेकेंड। यहाँ पर ये बेस है, ये आपको कहा गया है बेस बीसी है प्रिज्म का। अब यहाँ बेस ऊपर चला गया, यहाँ बेस नीचे है, और यहाँ पर बेस बीसी इस तरह से है और यहाँ पर इस तरह से है। तो अब आपसे कहा गया है कि अब मुझे बताइए द डिफरेंट ओरिएंटेशन, ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द बिलो फिगर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग डिस्पर्शन। ओके ओके, देखो बेटा इसमें क्या होगा, अब भी मैंने आपको सेम एग्जांपल यहाँ पे बताया था ना, वही मैं रिपीट कर रहा हूं। जब मैं इस प्रिज्म को लेता हूं इस तरह से, तो अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों। देखो अब मैं आपको यहां से क्लियर करता हूं एग्जाम्पल। यहां देखो बेटा, अब ये मैंने प्रिज्म लिया जब मेरा ये बेस नीचे है, तो मैंने अभी बताया था तो वहां पर मेरा वी भी नीचे ही होगा बेटा, और आर ऊपर आने वाला है। यहां से ऐसे जाएंगे हम लोग, तो बेस नीचे तो वॉयलेट भी नीचे, तो वॉयलेट का नीचे आ गया, राइट। उसके बाद अगर बेस ऊपर है अब उल्टा हो जाएगा बेटा, अब वी ऊपर और नीचे आर आएगा बेटे, तो उल्टा हो जाता है, याद रखना। अब आपसे पूछा गया है कि स्काई जो ब्लू कलर है वो किस पोजीशन पर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर, जो भी है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने वॉयलेट लिया नीचे, जब बेस ऐसे था तो मेरा वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, देखो थर्ड नंबर पे ब्लू आ रहा है, राइट। अब इसी तरह से जब मैं ऊपर से लेता हूं तो ऊपर से देखता हूं, तो जब मेरा रिवर्स ये बेस ऐसा हो जाता है तो अब ये ऊपर से निकल के आता है, ऊपर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ऊपर से तीसरा कौन सा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। लेकिन यहां ऊपर से तीसरा तो येलो है, राइट। तो एक सेकंड फिर कंफर्म कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन क्या था। आ, 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 the dispersion, the third color from the top, yes yes yes, from the top पूछा है बेटे, राइट। तो टॉप से अब यहाँ पे देखो रेड, ऑरेंज, येलो आ रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यही बनता है, यानी वायलेट, ब्लू, और ये यानी ऊपर से नीचे आने पर ब्लू बन रहा है बेटा, इसलिए ये आंसर सही है। तो आपका आंसर होना चाहिए ये बेटे। इसके अंदर आप फ्लैट ऐसा हो गया तो रेस तो कोई और डायरेक्शन में चली जाएगी, तो वो आप बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे, इन्हीं दो केस को लेना है, राइट। तो ये इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। चलिए